एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय क्रांति मैम के साथ। और आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ गई हूँ आप सबके फेवरेट टॉपिक, फेवरेट कहा जाए या फिर जिससे आप सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है वो कहा जाए, तो वो टॉपिक है प्रकाशिकी। हाँ भाई, तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट डोंट वरी, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं पूरे चैप्टर का पूरा 50 एमसीक्यू करवाने वाली हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले बिल्कुल जो बच्चे अभी तक मुझे कनेक्ट नहीं किए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वो जा करके लिंक्स चेक करेंगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और मुझे व्हाट्सएप में जरूर कनेक्ट करेंगे। और जो भी अपनी प्रॉब्लम है आप उसे मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू जो है ना, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्विक आंसर एक बार ट्राई करेंगे सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। ओके, ग्रेट, नाइस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो आप लोगों को 2 चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है, या तो वायु या तो निर्वात। ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर अपवर्तनांक सबसे ज्यादा कम होता है वहीं पर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिक होगी, और वायु या निर्वात के लिए ही प्रकाश जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1, राइट। लेकिन वायु की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों में से वायु या निर्वात में से एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो हम यहाँ पर चूज करेंगे निर्वात। क्यों? क्योंकि वायु में भी भाई कुछ ना कुछ जो है कण मौजूद होते हैं, लेकिन निर्वात में कुछ भी मौजूद नहीं होता, राइट। तो वैसे तो हम बोलते हैं कि प्रकाश की चाल वायु और निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन फिर भी वहां पर माध्यम के रूप में कुछ जो है आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस मौजूद होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिबिंब कैसा होता है यदि वस्तु फोकस के बाहर हो। ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त किया गया प्रतिबिंब अगर वस्तु फोकस के बाहर हो, तो इसके लिए आप लोगों को रे डायग्राम पता होना चाहिए कि भाई देखो हमारे पास अगर क्या है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। अब इस उत्तल लेंस से अगर क्या हो रहा है, वस्तु फोकस के बाहर हो, राइट। तो लेफ्ट साइड में हम वस्तु ले रहे हैं फोकस के बाहर, यानी कि यहाँ पर कहीं पर वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में होगी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, राइट। तो ये जो प्रतिबिंब है ये आपका बनेगा कहाँ पर, बिल्कुल आपका जो प्रतिबिंब है उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रे डायग्राम आप जो है यहाँ पर याद रखें कि मतलब कि अगर मान लो कि प्रतिबिंब बन रहा है तो किस तरीके का बनता है, ये आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये यूं इस तरीके से, है कि नहीं। तो हमें क्या मिल रहा है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। ये हमारे को क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ठीक है, तो जब हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखना, अवतल लेंस मतलब आप लोगों ने वो एग्जाम्पल पढ़ा होगा, उससे आप याद रखो कि जो पास के चश्मे में जो लेंस लगता है, या तो फिर हम जो है बारीक अक्षरों को पढ़ने के लिए यानी कि हस्तरेखाओं को देखने के लिए जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं डेफिनेटली। तो क्योंकि एग्जाम्पल से आपको चीजें याद रहेगी, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को सब चीज आता है, आपने सब चीज पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें एंड मोमेंट पर कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल से चीजों को याद रखने के लिए। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आभासी और सीधा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, परावर्तन का कोण किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, आपतन कोण के बराबर होता है, या फिर 90 डिग्री, राइट। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा परावर्तन का नियम है, तो आपतन कोण बराबर होता है किसके, आपतन कोण आपका बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आप लोगों को सभी को जरूर क्लियर होना ही चाहिए, बट फिर भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ दिए जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए बड़े अच्छे क्वेश्चंस मैं फ्रेम करके आई हूँ। आप
पूरे सेशन को आखिरी तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर पाए, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो भाई अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। और यहाँ पर मात्रक के बारे में अगर पूछा जाए तो भाई इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो आप लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स एग्जाम्पल देखा होगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम्पल से ही आप चीजों को याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है कि नहीं। मतलब कि एक पर्टिकुलर आपतन कोण का हमारा मान होता है जहां पर जो हमारा ये अपवर्तन कोण है वो कहाँ चला जाता है, बिल्कुल इस तरीके से 90 डिग्री होता हुआ चला जाता है, अभिलंब के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ चला जाता है। ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाता है। इस कंडीशन में जो हमें मिलती है घटना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात होती है। मतलब इससे हल्का सा भी अगर हम आपतन कोण के मान को बढ़ाए तो फिर क्या होगा कि वो मतलब कि जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वो क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी भाई, बताओ उसका मात्रक क्या होगा लेंस की फोकस दूरी। ऑब्वियसली ये मीटर होगा। तो ये तो बहुत ही इजी सा आंसर था। और मैं बताना चाहूंगी कि भाई थोड़ा सा हेल्थ इश्यू होने की वजह से मेरा गला खराब है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आवाज मोटा सा फील हो रहा हो, बट आई एम रियली सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। बट क्लास आप जरूर पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि तबियत खराब होने के बावजूद मैं आप लोगों की लेक्चर मिस नहीं होने दे रही हूँ। एनी हाउ मैं आप लोगों की क्लासेस लेकर के आ रही हूँ और आपके एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ। तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि अगर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देख करके अप्लाई करें। क्योंकि टीचर अगर कोई बात आपको बोल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने तो बोल दिया, बट आप उसको कितना अप्लाई करते हो, आप उसको कितना फॉलो करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज पर आप बिल्कुल सोचिए, थोड़ा विचार करिए और क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, बताओ भाई। यहाँ पर मान लो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं, कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो भाई देखो, चाल तो बदल जाएगी, है ना। ये जो आवृत्ति है ये आपका क्या रहता है, अपरिवर्तित। तो ध्यान रखिएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। जो प्रकाश की चाल यानी कि वेग जो है ना, वो बदलती है ना। तो इस चीज को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप में, पेरिस्कोप में, ऑप्टिकल फाइबर में, दूरबीन में। भाई देखो, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर और दूरबीन। तो यहाँ पर जैसे माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप या दूरबीन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर अपवर्तन की घटना होती है ना। हम दो लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप और दूरबीन में, आप सभी को पता है नेत्रिका और अभिदृश्यक। लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो ये होता है जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। मतलब कि इस तरीके से ये ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है, एक ऐसे आपतन कोण पर आती है कि उसी माध्यम में वो क्या होती है, वापस लौट जाती है। और यहाँ पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा रंग प्रकाश वर्णक्रम में न्यूनतम अपवर्तन करता है। तो आपने वर्ण विक्षेपण की घटना सभी ने देखी होगी, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी 100% चांसेस है आपको कंफ्यूजन आने के एग्जाम के दौरान कि कौन सा न्यूनतम अपवर्तन करता है और कौन सा अधिकतम अपवर्तन करता है, राइट। तो यहाँ पर जब हम न्यूनतम अपवर्तन की बात करें तो जब इस तरीके से आपका जो है प्रकाश किरण आ करके मान लो कि 7 कलर्स में यहाँ पर विभाजित हो रही है, तो जो रेड कलर है ना, जो रेड कलर है इसका जो अपवर्तन कोण है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और अधिकतम किसका होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बैगनी का अधिकतम होगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए, है कि नहीं, कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। देखो होता क्या है ना, याद किया हुआ चीज भूला कब जाता है आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। अगर आपने कोई चीज याद करी है और अगर आप उसको भूल जा रहे हो, इसका मतलब आपने उस चीज को अच्छे ढंग से समझा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको चीजें याद रहे तो उसको पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के याद करो, वो आपको 100% याद रहेगा। इस बात को नोट डाउन कर लो मेरी बात को। और एग्जाम में कुछ चीजें आपको याद रहनी बहुत जरूरी है, खासकर फिजिक्स में फॉर्मूला से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाँ जी, तो इसका तो आंसर देख लिया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 11th क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नियम परावर्तन पर लागू नहीं होता है। अब देखो, आपने परावर्तन के नियम पढ़े हैं बच्चों, राइट, बिल्कुल पढ़े हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो लागू नहीं होता है। तो भाई आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो पहला नियम हो गया। ये वाला भी आपका सेकंड वाला भी बिल्कुल लागू होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंबित तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रकाश ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका लागू नहीं होता है, तो आपका जो लागू नहीं होता है वो नियम है आपका प्रकाश ऊर्जा संरक्षण का नियम, परावर्तन में लागू नहीं होता। स्नेल का नियम डेफिनेटली लागू होता है जब हम आगे चल करके जो है पढ़ रहे होते हैं, है ना, अपवर्तनांक के बारे में। तो अब नेक्स्ट स्नेल का नियम, चलो भाई आ गया क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो स्नेल का नियम। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको याद होगा, नो डाउट सबको याद होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सा प्रभाव जिम्मेदार होता है। तो भाई ये भले ही आपने 10th में पढ़ा है प्रश्न, बट मैं बाकायदा कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ सकती है आंसर करने में, है ना। क्यों? क्योंकि जब इंद्रधनुष बनता है तो वहां पर परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। एक्चुअली पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वहां पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, राइट। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें विवर्तन है, अपवर्तन है, परावर्तन है और प्रकीर्णन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा अपवर्तन। जब भी इंद्रधनुष बनता है तो वहां पर 2 घटनाएं घटती है। एक तो अपवर्तन होता है, सबसे पहले जब प्रकाश की किरण क्या करती है, इस तरीके से वायु से बबल के अंदर जो है एंटर करती है, तो यहाँ पर अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो 2 घटनाएं होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। माफ कीजिएगा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई दूर दृष्टि मतलब कि पास की चीजें दिखाई ना देना, और पास की चीजें अगर दिखाई नहीं देती तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोगों को जब भी पास की चीजें दिखाई नहीं देती है तो हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। बताओ भाई, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब कि पास की चीजें ना दिखाई देना। जल्दी से क्विक आंसर करना है सभी बच्चों को, बताओ भाई बताओ। तो जो हमें जो है दूर दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए हम जो लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अवतल लेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस में वस्तु मुख्य फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि अवतल लेंस के लिए हमेशा जो प्रतिबिंब है आभासी बनता है, राइट। और कैसा बनता है, बड़ा या छोटा, तो बड़ा या छोटा दोनों ही बन सकता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आभासी और छोटा, कि जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रख रहे हैं तो क्या होगा, प्रतिबिंब काफी छोटा सा बनेगा, और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के लेंस में अभिसरण यानी कि कन्वर्जिंग होता है। अभिसरण मतलब कि एक जगह चीजें जो है इकट्ठी हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है कि भाई उत्तल लेंस में होता है। अगर मानो किस तरीके से जो है पैरेलल किरणें आ रही होती हैं, ये तो बहुत ही सरल है,
क्या होगा, एक जगह जो है इस तरीके से अभिसरण मतलब एक जगह पूरा इकट्ठा होना, राइट। अब इसके लिए वो न्यूज़पेपर वाला जो एक एग्जांपल दिया होता है ना कि अगर मान लो कि एक उत्तल लेंस को हम क्या करें, धूप के सामने न्यूज़पेपर में इस तरीके से रखे तो पेपर का छोटा हिस्सा जो है जल जाता है, क्योंकि सारी की सारी किरणें वहां पर क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेपर का जो छोटा हिस्सा है वो क्या होता है, जल जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें याद रहेगी। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के बिहार बोर्ड वाले बच्चों के एग्जाम तो बिल्कुल नेक्स्ट डे ही है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को समझ के याद रखना, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया, मतलब कि हमको जो है निकट दृष्टि दोष मतलब कि हमको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, राइट। तो वहां पर जो लेंस, जैसे कि मैंने जो लेंस लगाया है वो कौन सा लेंस है, तो ये जो मेरा लेंस है अवतल लेंस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये याद रख लीजिए, एक याद रख लीजिए कि भाई मैम जो चश्मा लगाती है उनको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। दूर की चीजें दिखाई ना देना मतलब निकट दृष्टि दोष होता है कि नहीं। तो अवतल लेंस मैम लगाती है, तो अगला वाला अपने आप याद हो जाएगा, है ना, अगला वाला अपने आप याद हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का कोणीय विचलन किस पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश की चाल पर, माध्यम के अपवर्तनांक पर, दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो भाई कोणीय विचलन की बात करी जा रही है, और अगर आपने मेरा मॉडल पेपर जो है देखा है, पूरा देखा है, तो मैंने आप लोगों को उसमें कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जो मे भी शायद आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में कवर नहीं किया होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक दोनों पर ही हमारा जो है कोणीय विचलन कोण जो है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या करता है, निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखना, तो आप वहां पर पूरा रूप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, मॉडल पेपर में आपको सॉल्व करवाया गया है, फर्स्ट वाले मॉडल पेपर में ही है, आई थिंक सेकंड पार्ट में आप चेक कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को मुख्य फोकस के अंदर रखा जाए, ध्यान दीजिएगा भाई, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को मुख्य फोकस के अंदर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो भाई ये उत्तल लेंस का एक ही कंडीशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये मुख्य फोकस के अंदर बोल रहा है आपको, मतलब कि यहाँ पर ध्रुव के और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या होता है, प्रतिबिंब आपका यूं इस तरीके से बड़ा बनता है। ऑब्वियस सी बात है, सबको रे डायग्राम होना चाहिए, मैं पूरा रे डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बट आप लोगों को डेफिनेटली याद दिला रही हूँ। तो कैसा बनता है, आभासी और बड़ा बनता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के प्रकाश सिद्धांत की अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। तो देखो उल्टा भी पूछ लिया, एक बार आपको एग्जाम्पल दिखा करके पूछ लिया कि कौन सा सिद्धांत है, और या तो फिर आपको कॉन्सेप्ट दे करके पूछ लिया कि हाँ ये वाला किसका एग्जाम्पल है, मतलब कि इनमें से किसका एग्जाम्पल है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, राइट। या किसी वस्तु का दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, क्या दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए, ये आप लोगों को पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि किसमें आपको प्रतिबिंब बड़ा मिलता है, तो हम लोगों ने वहां पर क्या इस्तेमाल किया था, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया था। अभी मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है, आई होप आप जो है बैक करके देख सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर है। ओके, एक मिनट, यहाँ पर दर्पण की भी बात करी जा रही है, तो दर्पण के केस में भी वही आपका आंसर होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। दर्पण के केस में भी होगा उत्तल दर्पण की आपको यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। उत्तल दर्पण के केस में रियर मतलब कि जो आप लोग जो है किसी वस्तु का दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब, मतलब कि आप जो रियर व्यू मिरर्स आप लोग यूज करते हैं उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि पास की भी चीज का प्रतिबिंब आपको मिल जाता है, दूर की भी चीज का प्रतिबिंब आप लोगों को मिल जाता है। वो जो हम दर्पण यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में उत्तल दर्पण ही हम यूज कर रहे होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भाई वायु में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं आगे कि अवतल दर्पण में वस्तु यदि मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। अब यहाँ पर अगर अवतल दर्पण, अभी इसके पहले हम लोगों को उत्तल दर्पण के लिए पूछा था, अब हमें पूछ रहा है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण में
वस्तु मुख्य फोकस पर अगर रखी हुई है तो उसका जो है कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग जो है रे डायग्राम जरूर रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि लेंस के निर्माण में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो लेंस बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम कांच का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पोलराइजेशन यानी कि प्रकाश का ध्रुवण से संबंधित कि किन तरंगों का गुण इसमें होता है। तो यहाँ पर भी देखो भाई, आप जो है ये तो ठीक है, आप कंफ्यूज यहाँ नहीं होगे, पर दो चीजें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, यहाँ पे 100% कंफ्यूजन के चांसेस है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रकाश के ध्रुवण के लिए अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो आपके तरंगों का पोलराइजेशन किन तरंगों का गुण है, तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों का गुण मतलब समझ रहे हो ना पोलराइजेशन का मतलब। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई एक तरह की मतलब कहना चाहिए कि जैसे कि मान लो कि टॉर्च है, टॉर्च की लाइट चारों तरफ बिखरती है, या फिर बल्ब ले ले, चारों तरफ उसकी लाइट क्या होती है, बिखरती है। बट मान लो कि कोई ऐसा ग्लास लगा दे यूं इस तरीके से कि यहाँ से मतलब प्रकाश की जो किरण है केवल इस हिस्से से पास हो पाई, मतलब कि वो केवल और केवल क्या हो रही है, किसी एक अक्ष से ही पास हो, एक अक्ष की किरण जो है वो क्या हो पा रही है, पास हो पा रही है। और मैंने आपको डिटेल में मॉडल पेपर में इसके बारे में समझाया है, तो प्लीज आप लोग जरूर मॉडल पेपर्स कवर करें। अभी भी अगर नहीं किया है तो जरूर आप लोग जाए, वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में सब कुछ जो है सिस्टमैटिक आप लोगों को चीजें जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तन किस सतह पर अधिकतम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई परावर्तन जो है चमकीली सतह पर ज्यादा अधिक होगा, बहुत अच्छे से होगा। अगला प्रश्न, कौन सा प्रकाश वर्णक्रम में सबसे अधिक अपवर्तन करता है। तो याद रखिएगा, इसके पहले कुछ क्वेश्चन पूछा था, अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे अधिक अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे अधिक अपवर्तन कोण का मान मैंने क्या बताया था उस समय आप लोगों को, ऑब्वियस सी बात है कि बैगनी कलर का, क्योंकि कम अपवर्तन कोण होता है लाल रंग का और सबसे अधिक अपवर्तन कोण किसका होता है, तो बैंगनी कलर का। तो फिर भी ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रही हूँ कि ये पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जाम में। लेंस मेकर सूत्र क्या दर्शाता है ना, लेंस मेकर सूत्र जो है आपके फोकस दूरी को दर्शाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपका लेंस मेकर सूत्र आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर के आऊंगी। और एक बच्ची ने इस पर मुझे एक डाउट भी पूछा है कि मैम कब हम जो है धनात्मक चिन्ह लेते हैं, कब हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो इस पर एक छोटा सा शॉर्ट मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, तो बहुत ही जल्द वो लेकर के आऊंगी, क्योंकि बच्ची ने बिल्कुल अभी अभी डाउट पूछा जैसे ही मैं आप लोगों के लिए ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अगला प्रश्न मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन सा नियम अपवर्तन पर लागू होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो है ये सारे नियम, गति के नियम, गॉस के नियम, ओम के नियम हमारे प्रकाशिकी के नहीं है। स्नेल का नियम लागू होता है, बहुत ही सरल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो, ध्यान दीजिएगा उत्तल लेंस की बात करी जा रही है, वस्तु अगर कहाँ पर है, वस्तु जो है अनंत पर है। ओके, एक सेकेंड थोड़ा मिटा लेते हैं, थोड़ी ज्यादा ही तिरछी लाइन बन गई थी भाई, इतनी तिरछी लाइन ना बनो, है ना। तो ये हो गया, हाँ। अब अनंत पर वस्तु है मतलब किस तरीके से जो है पैरेलल समानांतर में जो है प्रतिबिंब की रेखाएं आएंगी, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, राइट। तो आपका जो प्रतिबिंब है, अगर मान लो कि अनंत पर वस्तु है, अनंत पर यूं इस तरीके से भी आती है पैरेलल लाइन में, ठीक है, तो अनंत से जब वस्तु आ रही होगी तो आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है, छोटा बनता है। कि मतलब कि आपने आई एम रियली सॉरी, तो मैं क्या कह रही थी कि उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो आपने देखा है किरण आरेख, इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक काम करेंगे, मैं आपके लिए एक छोटा शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें सारे के सारे किरण आरेख को लेंस के लिए और दर्पण के लिए मैं समराइज कर दूंगी, और साथ ही साथ ये भी बता दूंगी कि हाँ उसी क्वेश्चन में बता दूंगी उसी डाउट में कि कब पॉजिटिव लिया जाता है कब नेगेटिव लिया जाता है, और किरण आरेख का भी जो है कंपैरिजन करके एक शॉर्ट बना दूंगी, राइट। चलो, तो आप उसमें जरूर रिवाइज कर लेना, खुद से भी कर लेना, कोशिश करना। वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्रिज्म की कोणीय अपवर्तन क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो कोणीय अपवर्तन क्षमता अपवर्तनांक पर और कोणीय वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करती है।
तो यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है अपवर्तनांक और कोण, कोणीय अपवर्तन क्षमता की बात कर रहे हैं हम, वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि अभी डिटेल में नहीं कह सकती मैं, क्योंकि बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है उसका। तो आप मॉडल पेपर में जाकर के ये टॉपिक जरूर समझ लेना, आपको वहां पर मैंने पूरे डिटेल में समझाया है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हम क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन का टाइम है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार मॉडल पेपर में जाकर जरूर चेक करेंगे। फर्स्ट मॉडल पेपर के ही सेकंड पार्ट में आई होप आप लोगों को मिल जाए, अदरवाइज सारे मॉडल पेपर तो आप लोगों को देख ही लेने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा आज आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना। थोड़ी मैं कर लेती हूँ, थोड़ी आप लोग कर लीजिए, है ना। और सक्सेसफुल तो हम सब मिलकर हो ही जाएंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस ही मेरी सक्सेस है, राइट। क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट ही मेरी जिंदगी का सुकून है, सुख चैन है, खुशी है, और क्या ही कहूँ मैं, है कि नहीं। क्यों भाई, बांके बिहारी लाल जी, बिल्कुल वो भी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी अपने यहाँ की, मैं किस तरीके से बैठ करके रिकॉर्डिंग करती हूँ और किस तरीके से मेरे बांके बिहारी लाल भी बाजू में बैठ करके मुझे देख रहे हैं यहाँ पर। और अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमारी होती है ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है ये हमेशा ऋणात्मक होती है। इस चीज को आपको गौर करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं जहां पर आप लोगों को वैल्यूज अगर पुट करनी होती है ना, न्यूमेरिकल टाइप के भी मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, तो वहां पर भी हम देख लेंगे कि वहां पर हमेशा हम फोकस दूरी को ऋणात्मक लेते हैं अवतल लेंस के लिए केवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा गुण बदलता है। कौन सा गुण बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो भाई आवृत्ति तो नहीं बदलती। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा गुण नहीं बदलता, तो आवृत्ति नहीं बदलती। और कौन सा गुण बदलता है, तो भाई चाल बदलती है। क्या बदलती है, प्रकाश की चाल बदलती है। आई बात समझ में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय अपवर्तन प्रिज्म के किस भाग से संबंधित है। ठीक है, तो जो कोणीय अपवर्तन, मतलब कि चलो मैं आप लोगों को डायग्राम बनाकर दिखाई देती हूँ कि अगर इस टॉपिक से इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं तो कोणीय अपवर्तन या फिर कोणीय वर्ण विक्षेपण हम किसको कहते हैं। कि लाइक जैसे कि यहाँ पर जो है अपवर्तन की घटना हो रही है प्रिज्म में, मैं मान लो कि 3 कलर्स को ही लेकर के बना रही हूँ, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये मान लो कि क्या हो रही है, ये 2 बार आपके अपवर्तित हो रही है दोनों सतहों से। और मान लो कि किसी भी यहाँ पर 2 किरणों की रेखाओं को पीछे की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ाएं और यहाँ पर जाकर के वो किसी पॉइंट पर मिलती है और ये एक कोण बना रही है। ठीक है, तो यही कोण आपका क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और किससे संबंधित है, तो ये अपवर्तन कोण से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तित किरण का जो कोण है ना, उन्हीं लाइंस को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो जैसे कि अब ये रेड कलर हो गया, ये येलो, और ये आपका वायलेट कलर हो गया। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि वायलेट के लिए अपवर्तन कोण का मान सबसे अधिक और रेड कलर के लिए सबसे न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर मैंने वापस से रिवाइज भी आप लोगों को करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न भाई देखो, हम 35वें सवाल पर पहुंच चुके हैं और काफी कम समय लेते हुए मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को जो ऑप्टिक्स का डिफिकल्ट पार्ट है उसका बहुत जल्द मैं रिवीजन करवा रही हूँ क्वेश्चंस के हेल्प से, राइट। क्वेश्चंस के हेल्प से, तो कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखना है कि एग्जाम्पल्स के हेल्प से, रिवीजन कैसे करना है तो क्वेश्चंस के हेल्प से, ताकि आप लोग जो है मतलब इस चीज को पकड़ पाए कि क्या है जो आप मिस कर रहे हो, और उस चीज को पकड़ोगे तभी तो आप वन शॉट रिवीजन जो देखोगे तब वो चीज आपको काम आएगी, राइट। तो पहले तो ये आपको पता होना जरूरी है कि जब वन शॉट रिवीजन आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, राइट, तो कौन सा पार्ट आपका जो है आप कमजोर हो जहां पर, उसी को तो तब ध्यान से आप सुन पाओगे कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती करी थी, अब मैंने अगर यहाँ पे गलती करी थी तो मुझे ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए वन शॉट्स तो अभी नहीं लेकर के आ रही हूँ, अभी प्लान नहीं किया है मैंने, लेकिन माइंड मैप जरूर लेकर के आ रही हूँ। माइंड मैप आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, तो वो आपके बड़े काम आने वाली है, राइट। तो देखते हैं इस प्रश्न को। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 4 ऑप्शंस है, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या फिर आभासी और उल्टा।
तो सीधी सी बात है भाई कि अगर आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर के देखोगे तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है, और वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है मतलब कि वो सीधा ही होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आप मोस्टली ऑब्जर्व करिएगा, ये हमेशा आपको कॉम्बिनेशन में मिलेगा हर जगह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। अब उत्तल दर्पण के लिए पूछ रहा है भाई, तो उत्तल दर्पण ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब इसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है ये आपका आभासी और सीधा होता है, जो मैंने रियर व्यू मिरर के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना, आभासी और सीधा। आप देख सकते हो कि दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब वो सीधा ही बना कर देता है, पास की वस्तु का भी प्रतिबिंब सीधा ही बना कर देता है, और दूर की वस्तु हो चाहे पास की वस्तु हो, पूरे मिरर में वो कवर करता है उसको, राइट। आपने देखा होगा, आपने ड्राइविंग करी होगी कभी ना कभी, तो देखा होगा वो मिरर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परावर्तन नियम बताता है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये तो बहुत इजी है भाई, ये कहाँ से आ गया, तो परावर्तन का नियम, ऑप्शन डी। चलो कोई नहीं, कभी कभी सरल प्रश्न भी पूछ देते हैं, लो दूध भात ले लो, है ना, बचपन में ऐसा खेलते थे, लॉलीपॉप ले लो, तो लॉलीपॉप था वो क्वेश्चन और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। ठीक है, चलो चलो बहुत लॉलीपॉप आप खा लिया, आप थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ऑप्शन बी जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम होता है, या फिर जब आपतन कोण शून्य होता है जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है। तो भाई टकराता है तब तो बिल्कुल नहीं होता आपतन कोण, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है या फिर कम होता है। तो भाई ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि भाई एक ऐसा कंडीशन आता है जब आपका आपतन कोण मतलब कि जिस आपतन कोण पर आपका जो ये अपवर्तन कोण था वो कैसा जा रहा था, यूं इस तरीके से 90 डिग्री अपवर्तन कोण आप लोगों का बन रहा था। थोड़ा सा भी आप क्या करोगे, इसी को हम क्रांतिक कोण बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा भी अधिक मान होगा अगर आपका क्या आपतन कोण का, तो वो क्या होगा, जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगा। तो वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ भाई, ऑप्शन ए। तो बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है। ठीक है, तो न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है प्रिज्म में, आप लोगों को बताना है। तो जब आपतन कोण शून्य हो, तो ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं होता, ये तो होगा नहीं। जब प्रवेश और निकास कोण बराबर हो, मतलब कि आपतन कोण और आपका जो है मतलब यहाँ पर जैसे ये आपका आ रहा होता है और ये अपवर्तन होके जो जा रहा होता है, ये कोण जब बराबर होता है तब, जब प्रकाश समानांतर होती है तब, या फिर जब माध्यम पारदर्शी होता है तब। तो माध्यम तो पारदर्शी ही है, कांच ही है, लेकिन कांच का अपवर्तनांक अलग है, वायु का अपवर्तनांक अलग है, जिसकी वजह से प्रकाश की चाल बदल रही है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना हो रही है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तो होंगे नहीं आपके, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि भाई जो आपका आपतन कोण का मान और जो निकास कोण का मान जो है ना, जो एग्जिट यहाँ पे हो रहा है, ई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है सेम होगा, तब आपका क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन में प्रयुक्त दो मुख्य लेंस कौन से होते हैं, बताओ भाई। तो ये तो एक अभिदृश्यक और एक नेत्रिका, दोनों ही कैसे लेंस होते हैं, उत्तल और उत्तल लेंस होते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम किस पर आधारित है। तो जो आपका स्नेल का नियम है ना, वो आपके अपवर्तनांक पर आधारित है। ऑब्वियस सी बात है कि स्नेल का नियम किसको रिप्रेजेंट करता है, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात है वो आपका स्नेल का नियम कहलाता है, किसको, अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है। तो जो लेंस की फोकस दूरी है, ध्यान दीजिएगा, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, बताओ भाई, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये क्या हो गई, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, जो लेंस मेकर सूत्र से हमको प्राप्त होता है। अब ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, तो अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल निर्भर कर रहा है, और लेंस की मोटाई पर निर्भर कर रहा है। तो
और लेंस की वक्रता पर निर्भर कर रहा है। तो बिल्कुल वक्रता त्रिज्या आपको दिख रही है, बिल्कुल निर्भर कर रहा है। ये मोटाई पर भी आपका निर्भर करता है, क्योंकि लेंस मोटा होता है कि पतला होता है तो उसके हिसाब से आपकी फोकस दूरी बदलती है, जिसकी वजह से आपकी लेंस की क्षमता भी बदलती है, राइट। तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाई, तीनों पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 43 क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तो देखो, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं, तो हम बार बार ऑप्टिकल फाइबर के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक दूसरा एग्जाम्पल और है मृग तृष्णा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जो मतलब रेतीले इलाके वाला एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा ना, ऊंट वाला जो मृग तृष्णा का एग्जाम्पल है, बिल्कुल वही आपका है। ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अगला एग्जाम्पल, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी होता है? तो देखो, इसके विपरीत भी एक क्वेश्चन आ चुका है। जब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है तो किस स्थिति में वो, मतलब कि उस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है क्या? अब अभी आपको ये बता दिया कि आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में बनता है। तो भाई, जब वस्तु जो है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा पास रखी होगी उत्तल लेंस के, राइट। बहुत ज्यादा पास रखी होगी, मतलब कि आपके ये जो वस्तु का जो केंद्र है और आपकी ये जो फोकस दूरी है, इन दोनों के बीच में जब आपका क्या रहेगा, जब बीच में ये जो वस्तु रहेगी, तब आपकी जो प्रतिबिंब है वो क्या होगी? आभासी, यानी कि सीधा, है ना, आभासी यानी कि सीधा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का कौन सा गुण विवर्तन और व्यतिकरण की व्याख्या करता है? ठीक है, तो जब हम यहाँ पर विवर्तन या व्यतिकरण की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पर तरंग प्रकृति की बात कर रहे होते हैं। और ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तरंग प्रकृति। कण प्रकृति से जो है यहाँ पर व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या नहीं हो पा रही है, केवल और केवल तरंग प्रकृति से हो पा रही है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 46वां प्रश्न, परावर्तन और अपवर्तन के दौरान प्रकाश की कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो कौन सी राशि नहीं बदलती है आपको पूछा जा रहा है? अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अपरिवर्तित कौन सी राशि रहती है? तो भाई चाल और वेग तो बदलती है। अपरिवर्तित रहती है कौन? आवृत्ति, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आवृत्ति, ठीक है। तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगी, ऑब्वियसली तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के विक्रम होते हैं, लेकिन केवल आवृत्ति बदलती है। ऑप्शन बी आपका, सॉरी, केवल और केवल आवृत्ति नहीं बदलती है आपकी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा। नहीं बदलती है पूछा गया है, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। बाकी सब बदलती है, केवल आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी और छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस की बात पूछी जा रही है, हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, राइट। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने जो चश्मे में लेंस लगा रखा है वो अवतल लेंस है, और वो मेरे आंखों के रेटिना पर जिस तरीके से मुझे प्रतिबिंब चाहिए वो ऐसा ही प्रतिबिंब चाहिए जो कि ब्रेन में जाकर के ले जाकर देता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब चाहिए होता है जो कि ब्रेन में ले जाकर देता है, राइट। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। तो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, क्रोमेटिक एबरेशन यानी कि अनुप्रस्थ वर्ण विपथन या फिर अनुप्रस्थ विपथन की हम बात करते हैं। तो ये क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। मैं हिंदी में इसीलिए नाम लेकर के आई हूँ कि अनुप्रस्थ वर्ण विपथन या फिर अनुप्रस्थ विपथन किस कारण से होता है। तो ये होता है अलग अलग अपवर्तनांक होने के कारण, अपवर्तनांक की भिन्नता के कारण हम लोगों को क्रोमेटिक एबरेशन होता है। अगर जिन बच्चे को इसका मतलब नहीं पता है तो मैं समझाना चाहूंगी कि कभी आप लोगों ने बारिश के टाइम पे गड्ढों में पानी भरा हुआ देखा होगा, कभी कभी पेट्रोल की कुछ बूंदें गाड़ियों से निकल करके गिर चुकी होती है, तो आपको वहां पर एकदम नारंगी कलर सा, रंगीन सा दिखाई देता है। या तो फिर कोई लेंस होता है जिससे मानो प्रकाश की किरण जा रही है, तो जब उसकी प्रतिबिंब बन रही होती है तो इस तरीके से वो कलरफुल, मतलब इंद्रधनुष के जैसा कलर का जो दिखाई देता है, वही आपका क्रोमेटिक एबरेशन कहलाता है, ठीक है। जो बच्चे भूल गए होंगे उनको मैंने बता दिया है क्रोमेटिक एबरेशन किसको बोलते हैं।
तो यही है। तो ये क्यों हो रहा है? तो अपवर्तनांक की भिन्नता के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? अपवर्तनांक की भिन्नता के कारण, राइट, क्रोमैटिक एब्रेशन होता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई माध्यम जितनी अधिक अपवर्तक होगा, ठीक है, कोई माध्यम जितना अधिक अपवर्तक होगा, प्रकाश की चाल उस माध्यम में कैसी होगी? अधिक अपवर्तक होगा तो प्रकाश की चाल उस माध्यम में कैसी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सुधार लो कि यहाँ पर मान लो कि बोला क्या जा रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ कि मान लो कि कोई भी हमारे पास माध्यम है, जैसे कि कांच है या फिर पानी है, तो किस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, ठीक है, तो जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक है ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक आई थिंक 1.5 होता है और पानी का मान लो कि 1.33 होता है, तो किसका अपवर्तनांक ज्यादा है? ऑब्वियस बात है कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। क्या होगी? प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, राइट। क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा। जैसे क्योंकि होता क्या है, वायु या निर्वात का जो अपवर्तनांक है सबसे कम होता है, तो जिसका सबसे कम होता है वहां पर सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां प्रश्न, ठीक है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण में किस प्रकार टकराती है? प्रकाश की किरण समतल दर्पण में किस प्रकार टकराती है? सीधी टकराती है, परावर्तित टकराती है, कोण बनाकर टकराती है, या फिर बेतरतीब रूप से टकराती है? बड़ा ही अजीब सा शब्द है लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है यहाँ पर कि मतलब हो सकता है कि लोगों को थोड़ा धोखा हो जाए कि सीधी टकराती है कह दे या परावर्तित होकर टकराती कहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता कि मान लो कि ये आपका समतल दर्पण है और यहाँ पर अगर मान लो कि प्रकाश की किरण आ रही है तो कोण बनाकर टकराती है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सीधी आके नहीं टकरा रही है, कोण बनाकर टकरा रही है, तो ऑप्शन सी, राइट। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा भी प्रश्न मुझे लगता है कि अच्छा प्रश्न फ्रेम करके लाई हूं मैं आपके लिए, एंड आई होप कि आपको ये एग्जाम में बहुत काम आए। आपके लिए तो सारी मेहनत करी जा रही है, बिल्कुल आपके ही उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ। और इसी के साथ आखिरी प्रश्न मैं लेती हूँ आज की क्लास का, ध्रुवित प्रकाश किसमें उत्पन्न होता है? निर्वात में, अपवर्तक सतह से, धातु सतह से, या फिर तरल पदार्थ से? तो भाई जब हम ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को अपवर्तक सतह चाहिए रहती है, जिसको हम जैसे कि पोलेराइड ग्लास जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि पोलेराइड ग्लास के चश्मे भी बन सकते हैं। तो आपने कभी रात में गाड़ी चलाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगले साइड से जो गाड़ियां आती है ना उसकी वजह से प्रकाश हमारी आंखों में बहुत चमकता है, जिसकी वजह से कई बार हम लोगों को नाइट के टाइम में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। नाइट के टाइम में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस शहर में चलाओगे तो नहीं पता चलेगा। जब आप एक गांव से दूसरे गांव जा रहे होगे, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होगे, तब आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे। तो वहां पे आपको पोलेराइड वाला चश्मा लगा लेना चाहिए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, वो झुंझलाहट महसूस नहीं होगी। चलाने वाले को ही होती है, पीछे बैठने वाले को नहीं होती है। तो पीछे बैठ के जज ना करना, ठीक है, जो चलाता है उसी से पूछना कि ये दिक्कत तो होती है, क्यों होती है, किसमें, मतलब ये ध्रुवित मतलब क्यों होती है, समझ में आ रहा है ना कि वो प्रकाश जो है वो फैलती है। तो अगर हम वहां पे क्या करें, ध्रुवित प्रकाश मतलब कि पोलेराइड ग्लास अगर लगा दे बीच में, तो वो प्रकाश ध्रुवित होकर जब हमारे पास आएगी ना, तो वो किससे आएगी? अपवर्तक सतह से आएगी, राइट। तो इसलिए वहां फिर दिक्कत आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपवर्तक सतह से आएगी तो जिस सतह से आ रही है उसी अक्ष पे आएगी, राइट। जैसे कि ये अपवर्तक सतह है तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश का अक्ष हो गया, राइट। तो मैं इसको बार बार समझा रही हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है, क्योंकि जब भी हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को हमेशा फेस कर रहे होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं ये कॉन्सेप्ट को पहली बार मतलब मेरे को जो क्लैरिटी हुई, समझ में आया कि भाई हाँ ये तो अच्छा है, मतलब कि पोलेराइड ग्लास से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो कुछ तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा सेशन में मजा आया होगा। ओके, एक क्वेश्चन और बचा है, चलो कर लेते हैं भाई, एक ही क्वेश्चन बचा है। दूरदर्शी में प्रयुक्त मुख्य लेंस कौन सा होता है? तो भाई दूरदर्शी में जो लेंस प्रयुक्त होता है आपका उत्तल लेंस ही होता है, ठीक है। तो सरल सा ही प्रश्न था। तो यहाँ पर प्रश्नों का आज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोगों ने ऑप्टिक्स से रिलेटेड किए हैं। आई होप कि आप लोगों को एक बार जो है ऑप्टिक्स का पूरा पार्ट जो है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आप लोगों को पूरा रिवाइज हो गया होगा। प्रश्नोत्तरी का यह सिलसिला
आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के शेयर करें। और जो बच्चे अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर के आऊं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती है, जो आप चाहेंगे वही उन टॉपिक्स पर ही आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, और आज के सेशन में बस इतना ही। तो तब तक के लिए बाय बच्चों।